ठीक है, परफेक्ट हो गया उस्मान। तो यार फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपलोड भी लिंक भेज देना यार, ठीक है। परफेक्ट है जी। और किसी को अगर रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो प्लीज वो भी सजेस्ट कर दो बिफोर आई गेट स्टार्टेड। थोड़े से स्टूडेंट्स और आ जाएं फिर शुरू करता हूँ। बाय द वे स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन केजीएस, तुम लोग आज स्कूल गए थे? द नॉन केजीएस स्टूडेंट्स, as in if somebody is in city or beacon or lyceum for that matter. मुस्तफा ने लिखा है नो सर। मुस्तफा, यू आर इन विद स्कूल? ओके, मोहम्मद उस्मान का स्कूल हैजंट ओपन, lyceum also hasn't open, only chemistry lab is open. हमजा ने लिखा है कि यार वो गया था। सो हमजा, यू आर इन विद स्कूल? Pats was open. Hamza, how many students are there in your class? बिकॉज मुझे तो याद पड़ता है पैट्स के अंदर वैसे ही स्टूडेंट्स ए लेवल्स में कम है। एम आई राइट हमजा? ओके, सो मोइद इज आल्सो आई बिलीव इन सेंट पैट्स। हाँ, तो आई गेस तुम लोगों को तो सोशल डिस्टेंसिंग का मसला नहीं होगा। ठीक है यजदान। यार मैं भी एटलीस्ट एक आध वीक वेट एंड सी करूंगा, फिर इसके बाद आई टेल नदीम कि यार वो तुम लोगों से ओपिनियन पोल ले ले। तो अगर ज्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे कि दे वांट टू कम फॉर ट्यूशन क्लासेस एट द कोचिंग सेंटर, सो देन आई विल रिज्यूम। और अगर ज्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे कि दे वांट टू कंटिन्यू विद ऑनलाइन फॉर सम मोर टाइम, तो फिर आई गेस मैं ऑनलाइन रखूंगा। सो आई लीव इट फॉर यू गाइस टू डिसाइड। सो इंशाल्लाह विद इन अ वीक्स टाइम आई विल आस्क नदीम टू हैव अ पोल एंड देन लेट्स सी तुम लोग किस चीज के लिए ऑप्ट करते हो। फिर जो मेजोरिटी होगी आई गेस फिर आई विल गो विद दैट। ओके यार, थोड़े से और स्टूडेंट्स ज्वाइन इन कर लें, फिर स्टार्ट करता हूँ। Yes, Josefa, I believe you're right. There'll be more than 50 students in one class अगर coaching centers on हो गए तो. So I don't quite know कि social distancing coaching centers पे कैसे maintain होगी. For that matter, I have a strong feeling कि even सारे schools के अंदर भी, apart from a few schools के जिनका footprint बड़ा है या जिनके campus की size बड़ी है, apart from those schools, बाकी जितने schools हैं, I think schools के अंदर भी social distancing maintain करना बहुत मुश्किल होगा, next to impossible होगा। और कोचिंग सेंटर्स पे तो आई डाउट इट कि यार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप बच्चों को बिठा सकोगे। Yes, Josefa, Nixer hasn't even started physical classes. I think most of the schools will initially open just for practicals. और फिर आहिस्ता आहिस्ता stage by stage they'll probably think about shifting completely to on campus classes. चलो यार, आई गेस क्वेश्चंस की वर्किंग मुझे स्टार्ट करानी है। सो यार लास्ट वाली क्लास के अंदर वी कंक्लूडेड द वर्किंग ऑफ एसएचएम। सो अब क्वेश्चंस वगैरह का काम आज करना है, तो मैं इंडिविजुअली क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ। Again, don't copy anything down. Once I'm done with the questions and the solving and everything, तो फिर upload कर दूंगा. So I think after 8 o'clock रात को upload कर लूंगा when I get some time. ठीक है, so in between any one of the classes upload कर दूंगा। तो for the time being सिर्फ lecture को follow कर लेना, मैं calculations वगैरह पूरी explain कर दूंगा, फिर बाद में after the class किसी एक particular point पे इसको upload कर दूंगा, तो आप सारे questions को go through कर लेना। ठीक है यार। So if any one of you guys have a calculator on you, तो जरा प्लीज साथ रख लीजिएगा, ताकि in case if I need some calculation partner, तो जरा मुझे assist कर लेना। ठीक है guys, so start कर रहा हूँ।
व्हाट आई डू इज के जो रेलेवेंट टर्म्स होंगे ना उनको मैं थोड़ा सा येलो वाले मार्कर से हाईलाइट कर दूंगा. सो फॉलो कर लो. सो a hollow tube sealed at one end has a cross-sectional area of 24 centimeters square. The tube contains sand so that the total mass m of the tube and the sand is 0.23 kilograms. So I'll need these numbers later on. The tube floats upright in a liquid of density rho as illustrated. The depth of the bottom of the tube below the liquid surface is h. जरा diagram से देख लेना. H represents the depth of the tube. The tube is displaced vertically and then released. The variation with time of the depth h is shown in figure 3.2. So the graph tells us how the depth varies with time. So I think pehli cheez to recognize would be that the point which I'm marking with the red marker, 6. At this point, you would agree that your depth h is maximum. So I guess अगर depth आपकी maximum होगी, तो maximum depth का मतलब है कि at this point, if you want, you can refer to this point as the lowest point. है ना, जरा चेक कीजिएगा कि h is the depth. तो जब depth की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, when h is going to be the largest, उस वक्त आपकी ट्यूब सबसे ज्यादा इमर्स हुई हुई होगी. So that should be regarded as the lowest point. And similarly, if I were to mark the other point, मैं सेकंड वाले पॉइंट को बेटा ब्लू वाले मार्कर से मार्क कर रहा हूं. जरा डायग्राम पे देख लीजिएगा, मैंने ब्लू डॉट बनाया है. So for this point where the depth h is minimum, तो I guess you would agree कि अगर डेप्थ सबसे मिनिमम होगी, इसका मतलब है कि आपकी ट्यूब सबसे कम सबमर्ज हुई हुई है. सो लीस्ट अमाउंट ऑफ सबमर्शन का मतलब है, इफ यू वांट, you can refer to this as your highest point. So let me repeat the wordings again. कि जहां पे h की वैल्यू 6 थी, which means the depth of submersion was the greatest. So when the tube is going to be submerged by maximum amount, then the tube must be at its lowest point. मोहित लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि डेप्थ को आप कहां से मेजर कर रहे हो. मैं मोहित अंडरलाइन कर देता हूं, आपको मिल जाएगा. तो ये डेप्थ आपको डायग्राम पे भी बना के दी हुई है एच, और वर्डिंग्स भी लिखी हुई है. ऑलराइट, सो एज आई वाज सेइंग कि जब एच की वैल्यू 6 होगी, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच उस वक्त होगी जब ट्यूब आपकी सबसे ज्यादा सबमर्ज होगी. सो दैट शुड बी रिगार्डेड एज द लोएस्ट पॉइंट. और जहां पर एच की वैल्यू 2 होगी, that is the depth is going to be the minimum, so that point should be regarded as the highest point. अच्छा, इसके साथ साथ I am sure you would agree that the horizontal line which I'm constructing right now with the orange marker, so between the lowest and the highest point, ये जो horizontal line बनी हुई है, if you want, you can refer to this horizontal line as your mean position. तो मैंने mean position, highest और lowest point को mark कर दिया है. हाँ जी, जो रोहेल ने लिखा हुआ है. यार फर्स्ट वाले पार्ट में they are asking you कि आपको amplitude figure out करना है, and they want you to give the answer in meters. तो डायग्राम पर से चेक कर लीजिएगा. I'll just mark the amplitude on the diagram.
ठीक है, सो आई हैव रिप्रेजेंटेड द एम्पलीट्यूड ऑन द डायग्राम. मैंने वर्डिंग भी लिख दी है. सो एम्पलीट्यूड इन दिस केस कैन बी वर्कड आउट. और मैंने आंसर्स वगैरह भी जहां जहां पर पॉसिबल था ना वहां पर आंसर्स लिख लिए हैं. Shouldn't the amplitude vary a bit? Mustafa, if it is free oscillations, that means कि there is no resistive medium, तो फिर प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है. बट अगर डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते थे तो फिर आपके पास एम्पलीट्यूड कम होता था. तो यार फॉर द टाइम बीइंग तो ग्राफ के ऊपर उन्होंने एम्पलीट्यूड को देखो कांस्टेंट रखा है. सो विच मींस फिलहाल तो दे आर नॉट अज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ डैम्पिंग. क्वेश्चन आगे चल के अगर डैम्पिंग की बात करेगा तो उस वक्त देख लेंगे. Yes, Ahmed, your statement is correct. मीन पोजीशन का मतलब है ओवरऑल मिडिल वैल्यू. बिल्कुल ठीक है मुस्तफा. सो फॉर द टाइम बीइंग तो डैम्प नहीं है बिकॉज द एम्पलीट्यूड अपीयर्स टू बी कांस्टेंट फ्रॉम द ग्राफ. आगे रीड करेंगे, अगर डैम्प्ड होगा तो फिर अकॉर्डिंगली देख लेंगे. नेक्स्ट पार्ट में इट तो सेकंड वाले पार्ट में देख लेना यार. दे आर आस्किंग यू कि आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. तो फ्रीक्वेंसी के लिए आई विल डू द वर्किंग ओवर हियर. या टाइम पीरियड आपको ग्राफ से मिल जाएगा. जरा चेक कर लीजिएगा कि आपके टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा 0.6 सेकेंड्स फ्रॉम द ग्राफ. And since you are interested in working out the frequency, so यार वो रिजल्ट f is equal to 1/t से आ जाएगा. ठीक. अच्छा, मैंने इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ ताकि वो आंसर्स अपीयर हो जाएं. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज आपकी स्क्रीन पे भी अपीयर हो जाएगा. सो फ्रीक्वेंसी इज 1/0.6. वो मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है. फिर यार फर्दर नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इफ आई नीड टू रेफर टू द डायग्राम मैं स्क्रॉल अप कर दूंगा. तो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्यूब व्हेन h इज मैक्सिमम. ठीक है, सो पहले मैं स्टेटमेंट लिख लूं, देन आई गो बैक टू द डायग्राम. लेट मी गो बैक टू द डायग्राम. और नोटिस कीजिएगा कि एज की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कब आ रही थी. मैं उसको पिंक वाले हाइलाइटर से सर्कल कर रहा हूं. सो एज की मैक्सिमम वैल्यू अपीयर्स एट द लोएस्ट पॉइंट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग. ऑल राइट, so h is maximum पहले वर्डिंग देख लेना. सो स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूं. फ्रॉम द ग्राफ वी हैड नोटिस्ड that the value of h is maximum at the lowest point. So hence I've written the statement. Since acceleration is directly proportional to x, therefore at lowest point, when x is going to be maximum, hence the value of acceleration is also going to be maximum. So they want you to work out the answer for the acceleration. So let's use the formula for maximum acceleration. I'm hoping कि formulas आपको previous classes से याद होंगे. रोहित, तुम्हारी wording सही है. ठीक है, this was the formula for maximum acceleration. अप्लाई करके देख लेते हैं.
प्लस माइनस लिखना हो तो आपकी चॉइस है, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है तो नहीं लिख रहा। एम्पलीट्यूड आपने मुझे थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, और रिमेंबर ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ। और फ्रीक्वेंसी का आंसर हमने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किया है। सो एम्पलीट्यूड एक्स नॉट हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था 0.02। ओमेगा कैन बी रिप्लेस बाय द टर्म 2 पाई एफ, सो 2 पाई एफ स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी वाज वर्कड आउट इन द प्रीवियस पार्ट 1.7। रिप्लेस आप कर दीजिएगा, मैंने एक्सेलरेशन का रिजल्ट फिगर आउट करके निकाल लिया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यार। आप रीड कर लो नेक्स्ट वाला पार्ट बिफोर आई स्टार्ट विद द वर्किंग। पहले रीड कर लीजिएगा। जो वैल्यूज बेटा बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन में गिवन थी ना, उनको मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है ताकि मुझे दोबारा बार बार स्क्रॉल अप ना करना पड़े। सो हमने टाइम पीरियड अभी कैलकुलेट किया था, और एरिया की वैल्यू और मास की वैल्यू वाज ऑलरेडी गिवन टू अस इन द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन। So I've just noted down those values which were given to us right in the beginning. So now the question says, the frequency is given by so and so formula. Calculate the density of the liquid in which the tube is floating. So यार fluid की density calculate करनी है, frequency given है। Start ऐसे कर लीजिएगा। Start by replacing frequency by the term 1 upon t. So you will end up getting this result. Sorry, Amina, which part are you talking about? तो मैं repeat कर देता हूँ। So guys, just give me a moment. Amina wants me to repeat A part 3. Okay, Amina. ठीक है यार, देखो, the question says you are supposed to calculate the acceleration when h is maximum. So Amina, let me go to the original वाला diagram. इब्राहिम, मैं अभी आपको जवाब दे देता हूँ बेटा। सो अमीना, वो जो पिंक कलर के हाइलाइटर से आपको एक टर्म अभी नजर आ जाएगा, लेट इट अपीयर ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, इट शुड नाउ बी अपीयरिंग। कैन यू नोटिस व्हेन द वैल्यू ऑफ एच वाज मैक्सिमम, दैट वाज द पॉइंट which was regarded as the lowest point in the oscillation. ठीक है, so from here I have established the fact that for maximum acceleration, okay, so from that point I've established the fact that when h is maximum, then that point is supposed to be the lowest point. That is what I wrote as a first statement. Then secondly, since acceleration is directly proportional to displacement, so Amina, at the lowest point, displacement will be maximum. Hence, you would expect the value of acceleration to also be maximum. तो उसके बाद फिर मैंने मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, which was plus minus x naught omega square. X naught was the amplitude which was worked out previously as 0.02 meters, and I replaced omega as 2 pi f. We had worked out the frequency as 1.7, so वो frequency मैंने plug in कर दी to get the final answer. So अमीना, पहले तुम मुझे ओके कर देना और फिर मैं इब्राहिम वाली वर्डिंग पे मूव करूं। ठीक है यार। So Ibrahim, you're right.
ठीक है, व्हाट इब्राहिम इज सजेस्टिंग इज कि सर फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट वैल्यू लगा दें बिकॉज आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है. सो माइट एज वेल यही कर लेता हूँ कि लेट मी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ओवर हियर. तो मेरा भी काम वन स्टेप में हो जाएगा. तो जरा फॉलो करते जाइएगा. सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा टॉप पे हमने कैलकुलेट करी हुई थी विच वाज 1.7 हर्ट्ज. बाकी बेटा सारी की सारी गिवन वैल्यूज मैंने डायग्राम पे शो कर दी है विद द रेड मार्कर. सो आई थिंक अगर आप चेक करेंगे, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, बट सिंस फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल, टाइम पीरियड हमने प्रीवियसली निकाला था, एरिया क्वेश्चन में गिवन था और मास भी क्वेश्चन में गिवन था. सो आप फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को बस बाद में सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा. ये वाला पार्ट में कंप्लीट करने की मेरे लिए जरूरत नहीं है. आई जस्ट राइट द वर्डिंग, रिप्लेस ऑल वैल्यूज इन द फॉर्मूला. अहमद ने पूछा है जी विल बी 9.81. हाँ अहमद, आज सुबह तक तो जी 9.81 ही था, अनलेस कि कुछ बदल गया हो पिछले एक आध घंटे में, तो मुझे नहीं पता. लेकिन हाँ बिल्कुल बेटा 9.81 होगा. तो अगर चाहते हैं तो यार वो भी मेंशन कर देता हूँ. वो एक्चुअली मैंने पर्पसली नहीं लिखा था, आई थॉट कि जरूरत नहीं है, लेकिन नॉनदलेस लगा देता हूँ. ठीक है जनाब. तो हाँ अहमद 9.81 हो जाएगा, वो वैल्यू भी मैंने साथ में इंक्लूड कर दी है. बाकी सारे फंक्शंस क्वेश्चन में गिवन थे, सो द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी कैन बी वर्कड आउट. अच्छा फिर सी वाले पार्ट के अंदर द क्वेश्चन इज सजेस्टिंग नाउ. ठीक है, तो थोड़ी देर पहले जो मुस्तफा ने स्टेटमेंट कहा था ना कि शुडंट द एम्पलीट्यूड वेरी अ लिटिल एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वो आई थिंक अब जाकर डिस्कशन में आ रहा है. सो मुस्तफा जो आप पहले कह रहे थे ना, वो वाली चीज इवेंचुअली इज ब्रॉट टू यूज ओवर हियर. सो इट सेज the oscillations illustrated in figure 3.2 are undamped. ठीक है, so basically they are saying कि जो original diagram given था that was for free oscillations. In practice, the liquid does cause light damping. अच्छा, before I continue with the question, remember हमने light damping की properties करी थी. So in case अगर आपको properties याद नहीं हो, तो मैं जरा previous वाली slides पे देखूं, शायद मुझे मिल जाए. तो आपको quickly light damping की properties refer करके फिर आगे read करता हूं. इत्तेफाक से मिल गई. तो जरा प्लीज देख लीजिएगा, हमने लाइट डैम्पिंग की प्रॉपर्टीज को प्रीवियसली नोट्स के अंदर किया हुआ था. दैट इज एम्पलीट्यूड एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली स्लैश नॉन यूनिफॉर्मली, एंड टाइम पीरियड ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. सो दीज वर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद लाइट डैम्पिंग जो हमने प्रीवियसली करी थी. सिंस वो स्लाइड मेरे पास निकली हुई थी ना, तो हेंस मैंने रेफर कर दिया. सो कीपिंग दीज प्रॉपर्टीज इनटू कंसिडरेशन. हाँ रोहिल, आपके स्टेटमेंट सही है. So keeping these properties into consideration, ये वाली प्रॉपर्टीज अगर चाहें तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ. एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, सब नहीं लिख रहा, जो रेलिवेंट है बस वो वाली प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ. टाइम पीरियड ऑलमोस्ट कांस्टेंट. So on the basis of this, the question is asking you, draw a line to show light damping for a time t is equal to 0 to a time t is equal to 1.4 seconds. So 0 to 1.4 seconds on the graph they are asking us कि आपको light damping के लिए shape बनाना है. सही. So construct कर लेता हूँ, वो आप देख लीजिएगा. I'll try to construct it with a separate color ताकि वो imprint आराम से हो जाए. So remember time period should remain constant and the fact that amplitude will decrease exponentially or non-linearly. So this is how the shape would look like.
रेड से बना देता हूँ। नोटिस कीजिएगा मैंने एम्पलीट्यूड को प्रोग्रेसिवली कम करना स्टार्ट कर दिया है। एंड ऑल्सो नोटिस द फैक्ट कि मैंने एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखने की, सॉरी, मैंने टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखने की भी कोशिश करी है। तो एम्पलीट्यूड को आप प्रोग्रेसिवली कम करते जाइएगा। आप कितना कम करना है वो आपकी चॉइस है। और एम्पलीट्यूड कम करने के साथ साथ इंश्योर कीजिएगा कि द टाइम पीरियड रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। Amina is saying, sir, we did vectors in last class. So why did we do this when did we do this light damping and stuff? अमीना बेटा, आप एएस की स्टूडेंट हो और आप गलती से A2 की क्लास में आ गए हो। एएस की क्लास तो अमीना 6:30 पे स्टार्ट होती है ना, व्हेन द A2 क्लास एंड्स। सो आपने एएस के अंदर वेक्टर्स किया था और मैं तो A2 की क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा मेरा तो कसूर नहीं है ना। मैंने तो A2 वालों के साथ डैम्पिंग करी थी, तो इसीलिए मैं वही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा हुआ पूछ लिया तुमने। एक स्टूडेंट तो था जिसने पूरी क्लास अटेंड कर ली थी, ओ लेवल्स का स्टूडेंट था, उसने A2 की पूरी क्लास अटेंड कर ली। ओ लेवल्स के स्टूडेंट ने A2 की पूरी क्लास अटेंड कर ली। सो नो इश्यूज बेटा, होता है। सो क्लास के बाद भी उसने मुझे नहीं बताया, फिर मुझे व्हाट्सएप किया उसने कि सर ये आज जो हमने पढ़ा, ये आपने कब पढ़ाया था। तो फिर मुझे पता चला कि वो जब उससे पूछा कि यार कौन हो, क्या हो, कौन से बैच में हो, तो फिर फाइनली पता चला कि यार वो ओ लेवल्स का था और A2s में बैठा हुआ था। एनीवेज, होता है यार। बाय बेटा, बाय, नो इश्यूज। सो अमीना, आई बी सीइंग यू वंस अगेन एट 6:30 होपफुली। ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है रोहिल ने? सर, हुन A2 वाले ओ लेवल्स की क्लास, अच्छा, हम A2 वाले ओ लेवल्स की क्लास ले सकते हैं। ये रिवर्स काम भी हुआ हुआ है। तो रोहिल, ये रिवर्स काम तो मेरे साथ क्लासरूम में हुआ हुआ है। एक A2 का बच्चा ओ लेवल्स की पूरी क्लास लेके गया था और फिर मुझे आके कह रहा है, सर ये आप टाइम पीरियड पेंडुलम का पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत बेसिक चीज थी। तो सर ये तो मुझे पूरी क्लास का काम आज आता था। तो अच्छा, मुझे उसकी शक्ल वगैरह तो कुछ याद नहीं थी। आई वाज लाइक, चलो बहुत अच्छी बात है कि यार आता था। फिर जब वो जाने लगा तो नदीम ने मुझे हंसते हुए आकर बताया कि सर आपको पता है ये कौन है? मैंने कहा नहीं। तो देन नदीम टोल्ड मी, सर ये तो ए लेवल्स का बच्चा है और मैं तो इसको देखता ही रह गया और ये क्लास में बस वैसे ही चला गया और पूरा 1.5 घंटा क्लास में बैठने के बाद निकला है। तो फिर मैंने उसको बाद में कॉल करके बताया था कि बेटा वो तुम गलत क्लास में आए हुए थे। लेकिन एनीवेज, हो जाता है, हो जाता है। सो एनीवेज, मैं क्या कह रहा था? हाँ, द क्वेश्चन वाज कि यार, मैं आपको समझा रहा था, ग्राफ में ऑफ ट्रैक हो गया, सॉरी। सो द स्टेटमेंट आई वाज सेइंग वाज कि एम्पलीट्यूड को प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करते जाइएगा। दूसरा स्टेटमेंट था कि कीप द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑलमोस्ट अनचेंज्ड और कांस्टेंट। दे आर गिविंग यू 3 मार्क्स। तो यार, यूजुअली ग्राफ्स के अंदर आपकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है। सो 3 मार्क्स के अंदर क्या क्या चीजें वो रिकग्नाइज करते हैं, आप जरा देख लीजिएगा। और आई थिंक मैं वर्बली कह देता हूँ, एंड यू कैन जस्ट रिलेट टू दैट फ्रॉम द ग्राफ कि यार मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। सो एम्पलीट्यूड का रिड्यूस होना, लेट द ग्राफ अपीयर ऑन योर स्क्रीन। ठीक है। एम्पलीट्यूड का रिड्यूस होना इज 1 मार्क। टाइम पीरियड का ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहना, दैट्स द सेकंड मार्क। एंड द न्यू ग्राफ मस्ट रिमेन विद इन द एनवेलप ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ, थर्ड मार्क फॉर दैट। ठीक है। सो द न्यू ग्राफ मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड inside the original graph. ठीक है। So the entire graph must be inside the original graph. Third mark for that. All right, proceed on कर रहा हूँ।
एक्चुअली जब मैंने अमीना का स्टेटमेंट पढ़ा, सर वी डिड वेक्टर्स इन द लास्ट क्लास, व्हेन डिड वी डू दिस लाइट डैम्पिंग एंड स्टफ, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार ये क्यों लिख रही है। um, और फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि अच्छा यही वजह हो सकती है। ऑल राइट यार, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेना, रीड करता जा रहा हूँ। अ स्प्रिंग इज हंग वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, वर्डिंग्स देख लेना। अ मास m is hung from the other end of the spring as illustrated, ठीक है, तो मास को स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, and L denotes the length. See? The mass is displaced downwards and then released. The subsequent motion of the mass is simple harmonic. The variation with time of the length of the spring is shown. ठीक है, so the graph is for the length against time. अच्छा, अगेन एक बात नोट कीजिएगा, जो पॉइंट पे मार्क कर रहा हूं ना डायग्राम पे, यू वुड ऑल अग्री कि इस पॉइंट पर आपकी लेंथ मैक्सिमम है। तो प्लीज डायग्राम से देखिएगा कि मैक्सिमम लेंथ का मतलब है कि दिस पॉइंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लोवेस्ट पॉइंट, है ना, बिकॉज लोवेस्ट पॉइंट वो पॉइंट होगा कि जब आपकी लेंथ की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो मैंने रेड कलर के डॉट से मार्क किया है ना, दैट इज द मैक्सिमम लेंथ, और मैक्सिमम लेंथ उस वक्त होगी व्हेन द मास इज गोइंग टू बी एट इट्स लोवेस्ट पोजीशन, सो हेंस मैंने लोवेस्ट पॉइंट मार्क कर दिया है। अच्छा, और लाइकवाइज ये जो दूसरा वाला पॉइंट मार्क कर रहा हूं, इसको भी जरा रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। सो बेटा ये वाला वो पॉइंट है कि जहां पर आपकी लेंथ की वैल्यू इज द मिनिमम। डायग्राम से प्लीज देखिएगा, लेंथ की सबसे मिनिमम वैल्यू उस वक्त अटेनेबल होगी when your mass is going to achieve its highest position। ठीक है, तो जरा ये दोनों स्टेटमेंट्स को केयरफुली रिकॉग्नाइज कर लेना कि जब लेंथ मैक्सिमम होगी तो मास इज गोइंग टू बी एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, और जब लेंथ मिनिमम होगी तो मास इज गोइंग टू बी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, मीन पोजीशन यहां पर भी कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, काइंड ऑफ सिमिलर टू द वन जैसे प्रीवियस एग्जांपल में बनाया था। मीन पोजीशन विद द ऑरेंज मार्कर। और यार एम्पलीट्यूड आई थिंक आप यहां से देख के जज कर लीजिएगा, शायद आगे चाहिए होगा। ओके, क्या क्या पॉइंट्स पूछे हैं ना वो जरा देख लें। सो इन द फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग यू, वर्डिंग्स देखते जाइएगा। वन टाइम at which the mass is moving with maximum speed, है ना। अब एसएचएम में याद कीजिएगा, स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू उस वक्त हुआ करती थी जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होता था। ठीक है, so recognize that speed used to be maximum when the particle is going to pass through its mean position। तो ग्राफ पर से देखिएगा, काफी सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, मैं लिख देता हूं, फिर कोई भी एक आंसर दे देना। तो मीन पोजीशन वाले आई थिंक ये वाले पॉइंट्स हैं, जरा चेक कीजिएगा। सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज टाइम वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। मीन पोजीशन पे चेक करते जाइएगा, आई थिंक 0.1 आएगा। हैव अ लुक एट डायग्राम से खुद देख लें। फिर 0.3 आएगा आई बिलीव, 0.5 आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो यार कोई भी एक टाइम मेंशन कर देना जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पे पास करेगा। मैं शो भी कर रहा हूँ। सो यार मीन पोजीशन वाले ब्लैक कलर के डॉट्स बनाता जा रहा हूँ, काफी सारे हैं, तो कोई भी एक टाइम सजेस्ट कर दीजिएगा। जी, सो 0.1, 0.3, 0.5 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, फिर पूछा हुआ है वन टाइम एट विच द स्प्रिंग हैज, वर्डिंग केयरफुली देखो, मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यार एएस से याद करना कि मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए एक्सटेंशन मस्ट बी मैक्सिमम, एंड देन ऑल्सो रिकॉग्नाइज
कि maximum extension is going to be when the particle achieves its lowest point. तो जरा क्वेश्चन की वर्डिंग के साथ साथ मेरे स्टेटमेंट्स को कोलैबोरेट कर लो. So maximum elastic potential energy will be at the point when the extension is the greatest. That is, it needs to be at the lowest point. So I think आपको टाइम की वैल्यू सजेस्ट करनी थी. अगेन लोवेस्ट पॉइंट के लिए काफी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. डायग्राम पे देख लें, मैंने लोवेस्ट पॉइंट मार्क करके रखा हुआ था. मैं रेड वाले डॉट्स बनाता जा रहा हूं फॉर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन बी गिवन. सो कोई भी एक सजेस्ट कर दीजिएगा. 0 आ गया, 0.4 हो जाएगा. इनमें से कोई एक दे देना जी. कोई भी एक टाइम बता देना. 0 से ज्यादा बेहतर है रोहिल. 0.4 या 0.8 बता देना तो वो ज्यादा बेहतर आंसर है. 0.4 हो गया, 0.8 हो गया, समथिंग लाइक दैट. ठीक है यार. नेक्स्ट वाले पार्ट पे मूव कर रहा हूँ. आई प्रॉब्ली नीड द डायग्राम. सो अगले वाले पार्ट की जरा वर्डिंग प्लीज देख लीजिएगा. यूज डेटा फ्रॉम फिगर 3.2 टू डिटरमिन. दे आर आस्किंग यू कि यार आपको ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो मैं वर्किंग कर दूं डायरेक्टली. टाइम पीरियड ग्राफ से मिल जाएगा. जरा प्लीज चेक कर लीजिएगा. द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड फ्रॉम द ग्राफ अपीयर्स टू बी 0.4 सेकेंड. चेक कर लें. सो ओमेगा का रिजल्ट आ जाएगा. टाइम पीरियड सही लिखा है मैंने. हाँ, आई थिंक टाइम पीरियड सही लिखा हुआ है. टाइम पीरियड इज 0.4 सेकेंड्स. बिल्कुल ठीक है. सो ओमेगा का आंसर आपके पास 1 अपॉन, सॉरी, ओमेगा का आंसर आपका 2 पाई अपॉन टी आ जाएगा. सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा. मैंने आंसर नीचे लिखा हुआ है. फाइनल आंसर्स लिखे हुए मैंने. कैलकुलेशन साथ साथ करता जा रहा हूँ. फिर यार नेक्स्ट वाले पार्ट में देर आस्किंग यू कि आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए. सो मैक्सिमम स्पीड का ये फॉर्मूला था. Since speed is a scalar quantity, so in the working you can ignore the plus minus sign. ठीक है. तो स्पीड मांगी है बीइंग अ स्केलर, तो प्लस माइनस की कोई रेलेवेंस नहीं है. नंबर्स में लगाता जा रहा हूँ. बेटा एम्पलीट्यूड चाहिए होगा. सो डायग्राम पे जरा वापस चला जाऊं. आप लोग एम्पलीट्यूड देख लो. मैं डायग्राम पे मार्क भी कर देता हूं. आप जरा फॉलो कर लीजिएगा कि एम्पलीट्यूड कितना बनेगा. लिख देता हूं. तो डायग्राम से चेक कर लीजिएगा एम्पलीट्यूड की वैल्यू. तो स्पीड निकालनी थी. सो एम्पलीट्यूड वर्कआउट करके आ गया. ओमेगा वाज वर्कड आउट इन द प्रीवियस पार्ट. सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट वर्कआउट करके आ जाएगा. फिर यार फर्दर आगे इट सेज, नेक्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट वाले पार्ट में दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सेलरेशन. अपनी स्क्रीन पे जूम इन करना हो तो कर लीजिएगा. मैं ज्यादा जूम नहीं कर रहा ताकि मुझे अगर ऊपर से कोई वैल्यू रीड करनी हो ना, सो आई कैन रीड दैट. सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए. इसका ये रिजल्ट था. साइंस लिखनी हो तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे. एम्पलीट्यूड बेटा हमने प्रीवियसली वर्कआउट किया था. सो आई यूज दैट आंसर. सॉरी यार, मैंने प्रीवियस वाले पार्ट में एक एरर किया है. स्पीड का फॉर्मूला ये था, मैंने गलती से स्क्वायर लगा दिया था. नहीं, मैंने स्पीड वाले पार्ट के अंदर गलती से स्क्वायर लगा दिया था. सो आई चेंज दैट.
सो स्पीड के फॉर्मूले के अंदर प्रीवियसली बाय एरर आई रोट ओमेगा स्क्वायर, सो आई हैव चेंज दैट, आई हैव करेक्टेड दैट, और अब एक्सेलरेशन के अंदर प्रॉपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैंने बाय मिस्टेक स्पीड के केस में ओमेगा के साथ स्क्वायर लगा दिया था, बट आई हैव रिमूव्ड दैट। सही है, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए थी, वो भी आप वर्कआउट करके देख लीजिएगा बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज। आई हैव सिंपली कॉपीड डाउन द आंसर्स फ्रॉम द टॉप। सो एक्स नॉट वाज अवेलेबल फ्रॉम द ग्राफ और ओमेगा प्रीवियसली कैलकुलेट किया था। पार्ट सी के अंदर अब थोड़ा जूम कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट नीड द ओरिजिनल डायग्राम फॉर दिस। सो यार सी वाले पार्ट में द क्वेश्चन सेज द मास m is now suspended from two springs, each identical to that in the previous part. सही है, so now the diagram shows you an arrangement जिसमें सिंगल स्प्रिंग के बजाय दो स्प्रिंग्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल डायग्राम के ऊपर सिंगल स्प्रिंग थी। सो लेट मी गो बैक टू द ओरिजिनल डायग्राम। चेक कीजिएगा, अभी ओरिजिनल डायग्राम आ जाएगा, इसमें सिंगल स्प्रिंग है, एंड द न्यू डायग्राम इज अ सिमिलर अरेंजमेंट जिसके अंदर डबल स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी हुई है। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन स्टेट्स। पे आ जाए फिर प्रोसीड करो। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द चेंज if any in the time period of the oscillation of the mass. A numerical answer is not required. So the question is asking you कि अगर आप डबल स्प्रिंग की अरेंजमेंट बनाओगे तो आपके पास डबल स्प्रिंग की अरेंजमेंट में टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। सो अगेन मैं थ्योरी वाले पोर्शन पे जरा फ्लिप कर जाऊं ताकि आपको स्प्रिंग्स वाला टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं रिकॉल करा दूं बिफोर आई स्टार्ट विद द आंसर। So let's see if I can manage to find it. जनाब आ गया, जरा देख लीजिएगा फॉर्मूला, मैं पिंक वाले मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूं। सो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला था, है ना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ई अपॉन जी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला टू सी कि डबल स्प्रिंग से क्या इंपैक्ट होगा। ओके, तो वर्डिंग देखिएगा, आई एम मेंशनिंग द फॉर्मूला which I just showed you. The time period is given by the formula t is equal to 2 pi अंडर रूट ई अपॉन जी। अब इसकी बेसिस पे आंसर को सजेस्ट कर लेते हैं। सो वर्डिंग देखिएगा, in a parallel combination mass gets divided between the two springs, hence ठीक है, तो पहले तो एक्सप्लेनेशन का स्टेटमेंट लिख दिया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जब मास आपका दोनों स्प्रिंग्स के अक्रॉस इक्वली डिवाइड होगा
तो कॉन्सिक्वेंटली आपकी एक्सटेंशन की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस कह लें या हाफ कह लें, जो भी सही लगता है। अच्छा, फिर आप फॉर्मूले से जज कर लीजिएगा। Therefore, from the equation, as extension reduces, time period मैं फॉर्मूले पे एरोस बना के दिखा देता हूं। तो एक्सटेंशन अगर रिड्यूस करेगी तो कॉन्सिक्वेंटली द इम्पैक्ट विल बी कि आपका टाइम पीरियड भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन that in a parallel combination the mass gets divided between the two springs, hence extension reduces slash halves, or therefore from the equation, as extension reduces time period also decreases. मुस्तफा, तुम्हारा स्टेटमेंट तो सही है, तुमने एम्पलीट्यूड के बारे में लिखा है, लेकिन मुस्तफा पूछा नहीं है एम्पलीट्यूड का। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू फॉर द टाइम पीरियड, और तुम्हारा वैसे स्टेटमेंट ऑन इट्स ओन मुस्तफा सही है, but I think that was not what the question was asking you. The question was asking a suggestion for the time period. हाँ यार, ये बताना नहीं है कि टाइम पीरियड कितने टाइम्स रिड्यूस होगा, बिकॉज अहमद लिखा हुआ है अ न्यूमेरिकल आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है मुस्तफा, तुमने रिकग्नाइज कर लिया। और अहमद, मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर लूं कि द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू कि कितने टाइम्स इंपैक्ट पड़ेगा, है ना, बिकॉज लास्ट लाइन रीड करोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है अ न्यूमेरिकल आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड, सो दे जस्ट वांट अ जनरलाइज्ड आंसर। ठीक है यार, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं बाद में फिर ये सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। ओके, स्क्रीन पे आ रहा होगा, फॉलो कर लीजिएगा। एक सेकेंड है यार, मैं जरा अपनी पोजीशन चेंज कर दूं। ठीक है जनाब, द क्वेश्चन सेज अ मेटल ब्लॉक, वर्डिंग थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। अ मेटल ब्लॉक हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, तो ब्लॉक को डायग्राम में देखिएगा, आपने हैंग करके रखा हुआ है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज टाइड टू अ थ्रेड दैट passes over a pulley and it is attached to a vibrator. ठीक है, तो एक तरफ आपने स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को अटैच किया हुआ है, और दूसरी साइड के ऊपर आपने एक वाइब्रेटर या एक ऑसिलेटर को अटैच किया हुआ है। अच्छा, इट सेज द वाइब्रेटर इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, तो अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर तो वाइब्रेटर की कोई रेलेवेंस नहीं है। द मेटल ब्लॉक ऑफ मास 120 ग्राम्स, नंबर जरा देखते जाइएगा, is displaced vertically and then released. The variation with time of the displacement from its equilibrium position is shown. So ग्राफ आपको बना के दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में देर आस्किंग यू कि ओमेगा कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। टाइम पीरियड पहले देख लीजिएगा ग्राफ से, और ओमेगा का आंसर स्ट्रेट अवे आ जाएगा। यार ये आंसर मेरे पास नहीं है, सिर्फ एनीबडी हैज अ कैलकुलेटर ऑन यू, जरा मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा कितना अमाउंट बनता है, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। किसी का आ रहा हो जरा प्लीज, तो कैलकुलेट करके मुझे सजेस्ट कर दो जल्दी। देखो यार, किसी के पास हो कैलकुलेटर तो जरा फिगर आउट करके प्लीज बता दो। हाँ यार, जल्दी सेलफोन निकालो या कुछ करो, क्विकली वर्कआउट करो, क्योंकि ये नेक्स्ट पार्ट में शायद चाहिए होगा। 10.5, थैंक यू उमर। ओके यार, नेक्स्ट पार्ट में सेज यार आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा, दे आर नॉट रेफरिंग टू द टर्म काइनेटिक एनर्जी नॉर पोटेंशियल एनर्जी, सो देन द टर्म एनर्जी बेसिकली मीन्स
क्या आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है? ठीक है, तो काइनेटिक या पोटेंशियल होगा तो स्पेसिफाई करेंगे. द टर्म एनर्जी बेसिकली रिफर्स टू टोटल एनर्जी. फॉर्मूला आप रिकैप कीजिएगा, ये रिजल्ट था. आई डोंट थिंक आई नीड द आंसर. तो मैं ये करता हूं कि मैं सिर्फ वैल्यूज को साइड पे लिख लूं. मास आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के टॉप पर आपको नजर आ रहा होगा 170, 120, आई एम सॉरी, 120 ग्राम्स. सो 0.12 किलोग्राम्स. ठीक है, ओमेगा आपने फिगर आउट कर लिया. अच्छा, एम्पलीट्यूड ग्राफ से देख लो. तो जरा चेक कर लीजिएगा, एम्पलीट्यूड आपका 2 सेंटीमीटर आ रहा है. सो आई जस्ट रिटन डाउन द वैल्यूज ऑन द साइड. कैलकुलेशन बाद में कर लीजिएगा, एनर्जी का अमाउंट आ जाएगा. मुझे चाहिए होगा तो फिर बाद में निकाल लीजिएगा. आई थिंक आई कैन स्किप दैट, क्योंकि अभी मांगा नहीं है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में ओमेगा आपने निकाल लिया था, मैं कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज ये हो गया. सेकेंड पार्ट में एनर्जी पूछी हुई थी, इसका भी आंसर आ गया. यहाँ डन लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों पार्ट्स ऊपर कर लिए थे. ठीक है, वो एक्चुअली रिपीट हो रहे थे स्क्रीनशॉट लेते हुए. नेक्स्ट पार्ट जरा केयरफुली देखिएगा. थोड़ा सा मेरे साथ साथ वर्डिंग्स को देखते जाइएगा. मैंने ऊपर थोड़ी जगह रखी है खाली, ताकि मैं वर्डिंग्स की एक्सप्लेनेशन टॉप पे लिख सकूं. सो नाउ द क्वेश्चन सेज कि द वाइब्रेटर इज नाउ स्विच्ड ऑन. अच्छा, फ्रॉम द लास्ट क्लास दो चीजें रिकॉग्नाइज कीजिएगा. दिस वाइब्रेटर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, इफ यू रिकॉल माई टर्मिनोलॉजी, तो फ्रॉम द प्रीवियस क्लास दिस वाइब्रेटर कैन बी रेफर्ड टू एज द फोर्स्ड ऑसिलेटर. अब मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा दूं कि हमने रेजोनेंस के अंदर लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी of the forced oscillator becomes equal to the natural frequency, then amplitude, short form में लिख रहा हूं. ठीक है, जरा वर्डिंग्स को कोरिलेट कर ले पहले. मैंने पहली चीज ये बोली कि द वाइब्रेटर इज नाउ स्विच्ड ऑन, सो बेसिकली द वाइब्रेटर इज नाउ बिहेविंग एज अ फोर्स्ड ऑसिलेटर. फिर सेकंड स्टेटमेंट मैंने ये कंक्लूड किया कि रेजोनेंस में ये होता था कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेटर becomes equal to the natural frequency, then at that point you would expect the amplitude to reach its maximum value. है ना? तो अगर आप अब आगे रीड करें तो आपको एक फ्रीक्वेंसी की रेंज गिवन है. चेक कीजिएगा कहां से कहां तक. 0.7 एफ से आपकी फ्रीक्वेंसी 1.3 एफ तक जाती है. ठीक है, 0.7 से 1.3 तक जा रही है. डायग्राम पे देखिएगा. और मेरे मतलब का पॉइंट बीच में दिया हुआ है, जिसको मैं ब्लू मार्कर से शो कर रहा हूं. मैंने इसलिए कहा मेरे मतलब वाला पॉइंट बीच में दिया हुआ है, इज बिकॉज ये वो पॉइंट है कि जिस पॉइंट के ऊपर फ्रीक्वेंसीज मैच करेगी, तो यू वुड एक्सपेक्ट द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस टू अकर. तो प्रीवियस क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने इसकी ग्राफिकल कंपाइलेशन करी थी. मैं आगे भी रीड कर रहा हूं. वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द ब्लॉक. ठीक है, तो आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है फ्रॉम 0.7 एफ गोइंग अप टू 1.3 एफ, एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द ब्लॉक. द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि आपको ग्राफ बना के दिखाना है कि एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह का शेप बनेगा. तो अगर आपको प्रीवियस क्लासेस की वर्डिंग्स याद हो, तो रेजोनेंस के अंदर हम लोगों ने ग्राफ का शेप बनाया हुआ था. उसी शेप को काइंड ऑफ यहां पर भी कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं. जनरल शेप अगर आपको याद हो, पहले मैं बना दूं. बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपके ग्राफ की जो एक पीक आनी चाहिए,
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला जो पॉइंट आना चाहिए है वो आपका एफ के साथ मैच करना चाहिए, बिकॉज एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द ब्लॉक। तो 0.7 से आपने 1.3 तक जाना है। नोट्स के अंदर ग्राफ बना हुआ था, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं दोबारा से आपको रिकैप करने के लिए, आप पीक को जितना हो सके शार्प करके बनाइएगा। तो शार्प पीक एट द पॉइंट एफ एंड द स्टैंडर्ड शेप ऑफ द ग्राफ शुड बी द वन जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने रेजोनेंस वाली वर्किंग जो करी हुई थी, मैं शो भी कर देता हूँ। जी उमर, आपकी वर्डिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। सही है। तो जो ग्राफ आपके पास बना हुआ है ना, ओरिजिनल वाला ग्राफ, जो ग्राफ बना हुआ है ओरिजिनल वाला ग्राफ, मैंने उसी चीज को काइंड ऑफ डायग्राम के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अच्छा, फिर यार सेकंड वाले पार्ट के अंदर द क्वेश्चन देन गोज ऑन टू से, आगे की वर्डिंग्स देख लीजिएगा। सॉरी यार, एक सेकेंड ना, स्क्रीन पर आ जाए। So let the next part appear on the screen. I think it's there. Okay, now the question says, अब further आगे जरा carefully wordings देखिएगा। It says some light feathers are now attached to the block। है ना? अब अगर आप सोचें कि मैं लाइट फेदर्स ब्लॉक के साथ अटैच कर दूं तो क्या होगा, तो लेट्स गो टू द डायग्राम एंड सी कि अगर मैं फेदर्स अटैच कर दूंगा तो क्या होगा। ठीक है, मैं डायग्राम पे आपको बस फेदर सिर्फ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ समझाने के लिए। बहुत अच्छे तो नहीं बनेंगे, लेकिन आई थिंक अच्छा बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इमेजिन कीजिएगा कि अगर मैंने इसके साथ फेदर्स अटैच कर, बहुत ही फजूल बना है, थोड़ा बेहतर करके बना तो मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है। जी, एज आई वाज सेइंग कि यार इसके साथ इमेजिन करें कि अगर मैंने फेदर्स अटैच कर दिए हैं, ये मुस्टैच ज्यादा लग रही है लेकिन खैर। तो कैन यू ऑल रियलाइज कि फेदर्स के अटैच करने की वजह से एयर रेजिस्टेंस को अब मुझे अकाउंट में लेना पड़ेगा, और एयर रेजिस्टेंस को जैसे ही मैं अकाउंट में लूंगा, इसका मतलब है कि आई एम रेफरिंग टू द आइडिया ऑफ light damping. So attaching feathers, I'll leave it on the diagram. Attaching feathers is basically going to increase the surface area, consequently causing the magnitude of air resistance to increase. Thereby, the system, in short, is going to be subjected to light damping. So the question is saying, आगे आप जरा प्लीज रीड कीजिएगा। मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन रीड कर रहा हूँ जो मेरे काम का है, और मेरे काम का बस ये स्टेटमेंट है कि दे आर सेइंग ऑन फिगर 4.3 draw a line to show the variation with frequency of the amplitude. So basically they are asking you कि फेदर्स के अटैच करने के बाद आपको न्यू शेप ऑफ द ग्राफ बनाना है, बस ये पूछा हुआ है। अच्छा, अगेन जरा याद कीजिएगा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि लाइट डैम्पिंग के आने से ग्राफ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। एंड इफ यू रिकॉल, तो हमने ये बातें बोली थी कि आपके ग्राफ का स्प्रेड रिड्यूस हो जाता है,
उसके साथ हमने सजेस्ट किया था कि पीक आपकी फ्लैट हो जाती है। उसके साथ हमने कहा था एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है। और एक लास्ट पॉइंट और भी हमने कहा था कि पीक शिफ्ट हो जाती है। इफ यू रिकॉल दीज पॉइंट्स, द इम्पैक्ट ऑफ लाइट डैम्पिंग ऑन द शेप ऑफ द ग्राफ, मैंने वो चारों पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब ग्राफ को अकॉर्डिंगली बना लेता हूँ। थोड़ा सा ग्राफ को जूम कर लूं। अब कंस्ट्रक्ट इसी के ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो जरा एहतियात कीजिएगा, जो पॉइंटर्स मैंने लिखे हुए हैं ना, मैं बेसिकली उन पॉइंटर्स को कंसिडर करते हुए ग्राफ बना रहा हूँ। तो यार पहले वाले की पीक आपकी थोड़ी शार्प होनी चाहिए, ताकि यहां पर आप शो कर सको कि आपकी पीक थोड़ी सी फ्लैट हो गई है। पीक को रिड्यूस भी कर दीजिएगा बिकॉज एम्पलीट्यूड कम हो गया है। पीक को शिफ्ट कर दीजिएगा, ग्राफ के स्प्रेड को कम कर दीजिएगा। तो इससे मिलता जुलता कुछ ग्राफ आपके पास बनना चाहिए, जो मैंने ग्रीन वाले मार्कर से कंस्ट्रक्ट करके दिया है। ठीक है, सो इट्स ऑफ 2 marks, so they are probably going to be checking just 2 properties, but since we did 4 properties, तो मैंने वो चारों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे शो कर दिया है। सो पीक का रिड्यूस हो जाना, पीक का फ्लैटन हो जाना, पीक का शिफ्ट हो जाना, और ग्राफ का स्प्रेड रिड्यूस हो जाना। सो ये आपका न्यू ग्राफ बन जाएगा। सो दे वर आस्किंग अस टू लेबल दिस ग्राफ एज बी। पीक ऑलवेज शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। जी शाकिब, उसका रीजन मैं तुम्हें दोबारा याद करा दूं। एनर्जी का फॉर्मूला शाकिब ये था। तो शाकिब, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो जब भी डैम्पिंग की वजह से तुम्हारा एनर्जी रिड्यूस करेगी, तो ओमेगा भी रिड्यूस करेगा। एंड सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो जब ओमेगा रिड्यूस करेगा तो फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस करेगी। सो लेसर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि द पीक विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है शाकिब, जरा ओके सर हो गया तुम्हारा। मोहम्मद हैदर ने पूछा है सर, पार्ट बी का जो ग्राफ है, अ, उसमें भी तो एयर रेजिस्टेंस होगी। लेकिन यार बिल्कुल होगी, शायद होगी, शायद होगी। क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो हम जब तक क्वेश्चन में डैम्पिंग के बारे में ना दिया हुआ होगा, हम खुद से अज्यूम नहीं करेंगे कि डैम्पिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन शुड बी सजेस्टिव इनफ, लीडिंग टुवर्ड्स द आइडिया कि डैम्पिंग की बात हो रही है। सिर्फ तब जाकर वील टेक इट फॉर ग्रांटेड। ठीक है इधर। तो ऊपर वाले पार्ट में किसी जगह डैम्पिंग का कोई स्टेटमेंट वगैरह कुछ गिवन नहीं था। हेंस मैंने उस वक्त डैम्पिंग को कंप्लीटली इग्नोर किया हुआ था। जहां पर उन्होंने फेदर के बारे में बात करना शुरू करी और एयर रेजिस्टेंस की बात करना शुरू करी, वहां पर मैंने डैम्पिंग के इम्पैक्ट को कंसिडर करना शुरू कर दिया। ओके यार, मुझे 5 मिनट्स का ब्रेक दो, मैं आता हूँ। तुम लोग भी चाय पानी कुछ लेकर आ जाओ, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वाली शीट पे भी। अच्छा, पर मैं सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। तो रीड कर लो, मैं 5 मिनट्स में स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन मीनवाइल रीड कर लेना यार।
ऑल राइट यार, सो नेक्स्ट वाला देख लो. So distinguish between free oscillations. So हमने दोनों डिस्कस किए थे. Free oscillations were the oscillations that were occurring. इस तरह लिख लेता हूँ. Oscillations in the absence of any resistive medium. और post oscillations का मतलब है oscillation, that is oscillation in the presence of resistive medium. फिर यार इसके बाद वाले पार्ट में से थोड़ा सा जूम इन कर दूं. वर्डिंग्स देख लेना. A trolley is held on a horizontal surface by means of two stretched springs as shown. Springs आपके पास डायग्राम में गिवन है, ट्रॉली भी है, ठीक है. और दोबारा एक तरफ ऑसिलेटर लगा हुआ है. One spring is attached to a fixed point. The other spring is attached to an oscillator that causes horizontal oscillations. The oscillator vibrates with a constant amplitude of vibration. The frequency of vibration of the oscillator is gradually increased from a very low value. अब सिर्फ यहां तक पढ़ के जज कर लें. अगर मैं आगे रीड नहीं भी करता हूं ना, तो from this statement you should be able to analyze the fact कि if oscillator's frequency is increased from a very low value, then at some point its frequency will match, short form में लिख रहा हूं, with the natural frequency. है ना. अगर आप मेरी वर्डिंग्स को देख लें, if oscillator's frequency is increased from a very low value, then at some point its frequency will match with the natural frequency causing resonance. अच्छा, मुझे कैसे आइडिया हुआ कि यार ये क्वेश्चन उस तरफ जा रहा है? बिकॉज ग्राफ का शेप अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि यार ग्राफ के शेप के अंदर आपके पास रेजोनेंस की कहानी होगी, है ना. बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि द पॉइंट व्हिच आई एम मार्किंग विद द ग्रीन मार्कर, यू कैन क्लियरली सी कि इस वाले पॉइंट के ऊपर the amplitude has reached its maximum value. So the graph is kind of indicating the fact that the question is leading us towards the idea of resonance. अब आगे लिखा हुआ है the variation with the frequency of the amplitude is given. ठीक है. First part में लिखा है state and explain the value of the natural frequency. जरा पहले देख लीजिएगा मैं वर्डिंग क्या लिख रहा हूं, उसके बाद वैल्यू स्टेट करता हूं. So your answer should start as follows. State and explain है ना. So when resonance occurs, frequency of the oscillator becomes equal to
the natural frequency, resulting in maximum amplitude. Hence, है क्योंकि पीक आपकी थोड़ी सी फ्लैट है, तो अगर बहुत शार्प पीक होती ना, तो फिर आप एग्जैक्ट वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेट मी टेल यू शार्प पीक का क्या मतलब है। सो अगर ग्राफ ऐसे बना हुआ होता ना, जिसके अंदर एम्पलीट्यूड बहुत हाई होता, तो खुद चेक कीजिएगा कि आपकी पीक काफी ज्यादा शार्प हो जाती और उसको लोकेट करना आसान होता। इन कंपैरिजन टू द रेड ग्राफ, द ग्राफ दैट इज गिवन टू अस, उसकी पीक थोड़ी सी फ्लैट है, इसलिए शायद एग्जैक्ट वैल्यू को डिटरमिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। रेंज वैल्यूज की होगी 0.05 तक की रेंज मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं रोहे, लेकिन हाँ थोड़ी सी रेंज तो बहरहाल होगी बिकॉज पीक थोड़ी सी फ्लैट है। तो मैं मेंशन कर दूं, तो अगर पीक बहुत शार्प होती ना, जैसे मैंने डायग्राम पे ड्रॉ किया है, तो फिर आप काफी एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते थे। यहाँ पीक थोड़ी सी फ्लैट है, इसीलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, है ना। तो शायद 0.05 प्लस माइनस की रेंज आपको मिल जाएगी। अच्छा, सेकंड पार्ट में इसी की बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है। सेकंड पार्ट में देर आस्किंग यू whether there are any frictional forces present or not. इसका डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए since the peak ठीक है, मैंने वर्डिंग को देख लीजिएगा किस फॉर्म में लिखा हुआ है कि since the peak is not very sharp, hence a flat peak suggests damping, that is frictional forces are present. आई थिंक यही वाला क्वेश्चन आगे कंटिन्यू हो रहा है। इट्स द सेम क्वेश्चन। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है ना, इसको मैं स्ट्राइक आउट कर रहा हूँ। इसका आंसर मैंने प्रीवियसली आपको दे दिया था। तो ये मैंने दोनों पार्ट स्ट्राइक आउट कर दिए, टॉप पे आपके पास आए थे, दोबारा वो स्क्रीनशॉट लेते हुए जो है ना वो रिपीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है the oscillator is now stopped, the trolley is given a horizontal displacement of 4.7 centimeters and then the trolley is released. सबसे पहले इस वर्डिंग से जज कर लीजिएगा कि बेसिकली दे आर ट्राइंग टू एम्फसाइज कि एम्पलीट्यूड is given as 4.7 centimeters. ठीक है, so the trolley is given a horizontal displacement